ये टाइम निकाल कर आपने सोचा कि ये उपयोगमंद ही होगा। चलो करके देखते हैं, चलो शामिल होके देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है। मुझे आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आंटीज हैं, और वचन में दृढ़ता पाए हुए कलीसिया के मेन मेन आंटीज बैठे हुए हैं। उन सबके सामने वचन के द्वारा तो मैं कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। प्रभु मेरे मुख में जो भी देंगे मैं शेयर करना चाहूंगी। और इस सेमिनार का नाम हमने पेरेंटिंग का सेमिनार रखा है। किसी उद्देश्य के साथ रखा होगा। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे से बुजुर्ग आंटीज भी उस सेमिनार में पार्टिसिपेट होने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत अपने आप को हम्बल करना चाहूंगी कि ये मौका मुझे प्रभु यीशु ने दिया कि मैं आप सबके सम्मुख में खड़ी होकर जूम के द्वारा मैं आप सबको प्रभु जो भी हमारे मुख में देते हैं वो शेयर कर सके। और ये एक प्रचार नहीं है। और मैं यहाँ सिखा कुछ नहीं रही हूँ। ऐसा सोचिएगा कि हम सब मिलकर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और जो भी आप लोग बीच में शेयर करना चाहे चैट में डाल सकते हैं, जो डालना चाहे अनम्यूट करके आपको कुछ बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। वैसे एंड में थोड़ा सा टाइम हम पूछने के लिए रखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन है इस चीज़ के लिए। अम, शुरू करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगी इसके साथ ही कि हम ये पेरेंटल काउंसलिंग या पेरेंटल सेमिनार क्यों कर रहे हैं। और आजकल काफ़ी सारे चर्चेस कर रहे हैं, काफ़ी समूह इसके ये आगे कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत कुछ है इसके बारे में। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज से अगर 10 साल पहले अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पक्का मालूम है कि ऐसा कुछ कोई ना चर्च करता। और बड़ा वीडियो बन 10 साल 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब अपने समूह में देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, या अपने अपने घरों में देखते हैं, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है हमारे बच्चों में। और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। सो सबसे पहले तो इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो अगर हम समझ जाएं तो आधा काम सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है समझने की। फिर उसके बाद हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ 50 साल पहले അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം. അവരുടെ അമ്മമാരുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ്. എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ अम्मेയുടെ അമ്മയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. मैं मम्मी को वो क्रेडिट देती नहीं हूँ। उसका दुख तो मम्मी को है बहुत सारा। लेकिन मेरा बचपन मेरी अम्मची के साथ गुजरा। तो आज के बच्चों के बीच में मैं जब जाती हूँ, कपड़े उनकी तरह हो सकते हैं, हेयर कट उनकी तरह हो सकता है, लेकिन मेरे विचार काफी पुराने हैं। तो मैं झुलसती रहती हूँ कि कहाँ झूलती रहती हूँ कि इस जनरेशन की हूँ या उस जनरेशन की हूँ। तो हम अगर पीछे जाएं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही पीछे जाएं, पुराने जमाने में हम लोग सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं था, ये अचानक ये कैसे आया, न्यू एज चीजें हैं ये सब। पुराने जमाने में हम सोचे तो एक माँ बाप, उनके बच्चे सब मिलके एक घर में रहते थे। कुम्हार का बच्चा कुम्हार होगा, किसान का बच्चा किसान होगा। बच्चे को पे कोई प्रेशर नहीं था। 5 साल तक बच्चा माँ के गोद के आसपास खेलता रहेगा, लड़का हो या लड़की हो। फिर उसके बाद लड़की घर पे रहेगी। लड़के को पाप अपने पिता किसान खेत पे ले जाएंगे, कुम्हार अपने घड़ा बनाने के लिए। बच्चा वहां बैठ के ऐसे बैठ के देखता रहेगा, थोड़े थोड़े हेल्प करेगा। उसके पिता कहेंगे अच्छा वो ले आ, ये ले आ। फिर जब ये बच्चा 15 19 साल का हो जाएगा, वो अपना खेती अच्छी तरह संभाल पाएगा। जब वो अपनी खेती अच्छी तरह संभाल पाता है तो 14 साल 15 साल की एक लड़की के साथ उसकी ब्याह कराई जाएगी। और കുറച്ച് 14 साल മലയാളം കൂടെ 15 പറഞ്ഞാൽ साल तक वो നല്ലതായിരുന്നു. लड़की क्या कर रही है? മലയാളം किचन में കുറച്ച്. बैठकर खाना, आई एम सॉरी,
മലയാളം കൂടെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു, കാരണം ഓ മലയാളം സോ മറന്നു. സോറി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു 14-15 വയസ്സ് വരെ ഈ പെൺകുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് കൂട്ടാനൊക്കെ വെക്കുന്നത് പഠിക്കും. ആ കുട്ടികളോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക, മോൾ എന്തിനാ ഇത് വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക, വോ ബോലേഗി മുझे ഷാദി करना है अपने ഹസ്ബൻഡ്. അമ്മമാര് പറയുകയും ചെയ്യും, എൻ്റെ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭർത്താവിനെ നല്ലതായിട്ട് ആഹാരം കൊടുത്ത് കൊടുത്താലേ നല്ല ആകത്തുള്ളൂ, നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം വേണം, ഭർത്താവ് പറയുന്ന കേൾക്കണം. ആ, അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി പറയും, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു സിംഹ കുട്ടിയായിരുന്നു, അനുസരിച്ച് നിൽക്കണമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അത് അമ്മയുടെ നിന്ന് കേൾക്കാനും ഭയങ്കര നല്ല. फिर वो 14 साल में शादी होगी और ये 14 साल बचपन ही है. 14 साल की लड़की एक नए घर में जाकर 20-25 साल तक उसके तो बच्चे भी हो जाते हैं, 5-6-7 बच्चे हो जाते हैं, और उसका बचपना वहां पे सवारा जाता है, वो अडल्ट भी वहीं पे बनती है, दूसरे घर पे बनती है. और हम सोचते हैं कि अब उनके बच्चे जब होते हैं तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अगर माँ ने कान पकड़ा तो देर इज कोई और है जो उसको कान रब करके दे. अम्मची जल्दी से बुलाएगी, बेटा कोई बात नहीं, सहला के देंगी. कुशियंट मतलब गद्देदार फैमिली होता था. एक तो होता था जॉइंट फैमिली, जहां पे पूरा विलेज बन मिलकर एक बच्चे को पालते थे, और एक होता था गद्देदार फैमिली, इंग्लिश में कुशियंट फैमिली कहते हैं, जैसे कि एक कहीं से झटका लगा तो कहीं पे आके वो गिर सकता है, किसी के गोदी, कोई एक गोदी होता है. लेकिन आजकल हमारे पेरेंट्स के, हम मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे 30-40 साल में सब कुछ गड़बड़ होता गया, क्योंकि कुमार के बच्चे, किसान के बच्चे नर्स बनने लग गए, इंजीनियर बनने लग गए, कंपटीशन आ गया, जाओ. 15-20 साल होते ही इन सबको बाहर फेंका जाता है, जाओ कुछ करो. फिर भी ठीक था, वहां तक तो फिर भी ठीक है. मतलब मेरे पापा के 4 भाई हैं और एक बहन है, तो या फिर मम्मी के 2 भाई हैं, एक बेटा और 5-6 लड़कियां अगर हो, तो उस बेटे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, बाहर जा तो बाहर जा, पैसे कमाना है, अपने बहनों की शादी करानी है, एक पक्का घर बनाना है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास. तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उससे पूछेंगे, बेटा पढ़ क्यों रहा है? मुझे पढ़ना है, लिखना है, बाहर जाना है, बहनों की शादी करानी है. तो सब, तब तक तो था पर्पस. आजकल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, घर छोटे हो गए, 1 या 2 बच्चा है. मैं 30 के नीचे नंबर पे हूँ, मैं अपना एज नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, और कुल मिला के इतने सारों में मेरे मुझे हुआ है एक बच्चा. इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ एक बच्चा, कई घरों में एक बच्चा, 2 बच्चा. मैं, मेरा खुद का एक भाई है, 11 साल का हम दोनों का एक डिफरेंस था. तो आजकल क्या हो रहा है, घर छोटे, 2 बच्चे, और बहुत सारा प्रेशर है, पढ़ना है, लिखना है, तुम ये खाओ वो खाओ, तुम्हें ताकतवर बनना है, पढ़ना है, लिखना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं. और बच्चों से जाके पूछो क्यों, उन्हें पता नहीं. पर्पस तो है ही नहीं, किसी की शादी नहीं करानी, कोई घर नहीं लेना, घर तो पापा ने 2 ले रखे हैं, गाड़ी भी 2 ही है, और खिलौने भी, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है. अब मैं पढ़ क्यों रहा हूं, लेकिन प्रेशर डबल. पहले कुमार के बच्चे को पढ़ना नहीं था, किसान के बच्चे को पढ़ना नहीं था, यहाँ पे पढ़ना है, फर्स्ट लेना है, अच्छी राइटिंग आना चाहिए, सारे स्पोर्ट्स में अच्छा आना चाहिए, सब कुछ है. लेकिन क्यों है, पता नहीं. शादी भी नहीं करनी, बच्चा भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर सब कर क्यों रहे हो, पता नहीं. ऐसा लग रहा है कि सारी सब्जियां काट दी और कुकर में डाल दी, अब सीटी बजाना है. मेरा कुकिंग थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है. तो सारा കുക്കർ में डालती हूँ. मेरे പാപ്പ പൂछते എന്തുവാ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നേ, ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരിടാമെന്ന് പറയും. അതെന്തുവാ ഉണ്ടായി വരുന്നെന്ന്. കുക്കറിനകത്തിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു. നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നേ, ഇനി എന്തുവാ, ഇനി സീട്ടി ബജായിക്കണം. നമുക്കറിയത്തില്ല അതെന്തോ ഉണ്ടാകും, കുക്കർ സീട്ടി ബജായക. അങ്ങനായി നമ്മുടെ ലൈഫ്. എല്ലാം ഇട്ടു, എല്ലാം കൊടുത്തു, അടച്ചു, പ്രഷർ. ഇനി എന്തോ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേര്, സീട്ടി ബജായിക്കാൻ പറയും. ആ സീട്ടി ബജര, ഉൻകാ ഭി ബജര ഹമാരാ ഭി ബജര. സീറ്റിയിൽ നമുക്ക് ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. എവിടോട്ടാ നമ്മൾ ഓടുന്നത്, എന്തിനാ നമ്മൾ ഓടുന്നത്, അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും ഏത് റിലീജിയനിലാണെങ്കിലും ഓവറോൾ യൂണിവേഴ്സലി ഈ പ്രോബ്ലം സെയിം തന്നെയാണ്.
അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ ഒരു ഭയം. यूनिवर्सली എല്ലാവരുടെയും प्रॉब्लम ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട് कल्याण കഴിച്ച് 20 തൊട്ട് 30 के एज के बीच के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं अगर हम उनसे मेरे जैसे किसी भी യങ് കപ്പിൾ से എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയാം, എല്ലാ അമ്മച്ചിമാർക്കും അറിയാം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അവരുടെ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് മോളെ, ഓ ഈ ചെറുക്കൻ പഠിക്കത്തില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നം, അങ്ങോട്ടോടോ ഇങ്ങോട്ട് बोलता नहीं है. अगर बच्चा अभी 4 साल का 5 साल का, टेंशन ये है कि बोलता नहीं है. ADHD, ഓട്ടിസം, അഗ്രസീവ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ആന്റിമാരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരു ചോദിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ആണിപ്പം. നമ്മുടെ ഒരു 20 തൊട്ട് 30 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു 1 തൊട്ട് 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ പറയിപ്പിക്കാനും കഴിപ്പിക്കാനും അടക്കിയിരുത്താനുമുള്ള ആ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻഷനാ, ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ദൈവവേല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്? നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുക. അതായിരുന്നു പിശാചിന്റെ മെയിൻ പ്ലേ. ഇവിടെ കൊട്ടിയാ മതി, എന്ന് ഫാമിലി തകർത്താ മതി, എല്ലാം ശരിയാകും, ഗോസ്പൽ വെളിയിലോട്ട് പോകത്തില്ല, ഇവർക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല, ഇവരുടെ 30-40 വയസ്സ് വരെയും പിള്ളേരുടെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. ഒറ്റ ഒരെണ്ണം വെളിയിൽ പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ കൊടുക്കരുത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡത്തിന് വേണ്ടി, प्रभु के राज्य के लिए मेहनत ना कर पाए, काम में लगा दो इनको, पैसे कमाने में लगा दो, और वो भी नहीं हो सका उससे तो बच्चों के पीछे लगा दो, बच्चों को कुछ ना कुछ गड़बड़ करा दो, उसमें उलझ जाएंगे. तो मसीह जीवन के लिए, मसीह लोगों को प्रभु के शरण में बैठकर इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना आज के युग में बहुत ही अनिवार्य है. जैसे ही हम मसीह को अपना अपना मानते हैं, नेक्स्ट होना चाहिए फैमिली का कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने परिवार को मसीह में कैसे रखूं इस दुनिया में. तो इसके लिए हमारे पास, प्रभु के लोगों के पास, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते, बेसहारा नहीं छोड़ते. प्रभु को जब हम अपनाते हैं, उन्होंने उनका वचन दिया हुआ है. वचन में बहुत कुछ है. एक पूरा अगर पेरेंटिंग सेमिनार वचन के एक एक वर्ड से भी उठा के सोचे तो कम पड़ता है. वचन में सब कुछ है सीखने के लिए. तो वचन की तरफ बढ़ते हैं. आज यहाँ पे उपस्थित सारी स्त्रियां हैं. हमारे जीवन में, एक स्त्री के जीवन में मैंने मेनली लिया है 3 स्टेजेस. एक है मैरिज, शादी. दूसरा है हमारा कैरियर, हमारा एक जॉब. आजकल बहुत प्रेशर किया जाता है, जॉब चाहिए, നമുക്ക് ജോലി വേണം. മാരേജ്, കല്യാണം, ജോലി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു അമ്മയാകുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ उदाहरण के रूप में मैरिज के लिए मैं आपका ध्यान वचन की तरफ बढ़ाना चाहूंगी. सबसे पहला वचन जेनेसिस, उत्पत्ति में, जेनेसिस 24, ജെനസിസ് 24, ഉൽപ്പത്തി 24, അതിൻ്റെ 19, जेनेसिस 24:19 मैं पढ़ लेती हूँ. After he had given him a drink, she said, I will draw water for your camel too. Until they have had enough to drink, she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water, and drew enough for all his camels. ഇത് ഞാനിപ്പം വായിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ പ്രസംഗത്തിലൊന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു വാചനമല്ല. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് എന്തുവാണെന്ന്. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ജെനസിസ്, വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ജെനസിസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒത്തിരി അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു വേഴ്സാ. ഇവിടെ റബേക്ക എലിയാസർ, അവരുടെ എലിയാസറിന്റെ മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി, उसके मास्टर के लिए, उसके मास्टर के बेटे के लिए, आइजक के लिए एक लड़की ढूंढने निकले हैं. वो प्रेयर करके कुएं की तरफ आते हैं. आपको सबको कहानी मालूम होगा. कुएं की तरफ आते हैं तो रेबेका आती है. रेबेका उसको पानी पिलाती है. मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ बताना है. रेबेका उसको पानी पिलाती है और फिर वो दौड़ के जाकर पानी कुएं से निकाल के उसके सारे कैमल्स को पिलाती है.
इसी अध्याय में 10वें वचन में है कितने कैमल्स थे उनके साथ? 10। अब मैंने एक गूगल सर्च किया कि एक कैमल एक घुट में कितना पानी पी सकता है। 10 लीटर। और इस वचन के आसपास भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक मिरेकल हुआ है। कहीं लिखा है, आप लोग भी देख सकते हैं, कोई मिरेकल हुआ है, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आया, कुछ नहीं हुआ। ആജ്കൽ ജമാനെ में एक ഒരു ചരിവും കോരാനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കുപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും മമ്മി അലറും, എന്റെ സിജിയെ കുപ്പി താത്തു വെക്ക്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞ, मुझे शादी के बाद बैक में मेरा एक लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था, डिस्क प्रोलैप्स। मैं बीच बीच में अपने गवाही को डालती रहूंगी, बट मेरे गवाही से बहुत ऊपर है प्रभु का वचन। तो प्रभु ने मुझे प्रेयर के द्वारा खड़ा किया, बेबी दिया, सब कुछ हुआ। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान में वापस लेके आना चाहूंगी। उस लड़की ने सारे कैमल्स के लिए पानी भर के इनफ, मतलब संतृप्त किया, लिखा हुआ है, इनफ दिया, और उनको भी दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है इस एक्टिविटी में? उस लड़की का स्वभाव, कैरेक्टर दर्शाया गया है। उस लड़की का स्वभाव क्या क्या दिख रहा है? एक राजकीय स्वभाव। राजा का स्वभाव क्या होता है? दानवीर होता है, सब कुछ देता है, उसके सामने जो आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। एक राजा का स्वभाव। दूसरे मनुष्य का दूसरा एक स्वभाव, दूसरे का फीलिंग समझना, उसकी कमी को समझना, उसको, അവർക്ക് ദാഹിക്കുന്നു, അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണമെന്ന്, അവർക്ക് ക്യാമ്പലിന് ദാഹിക്കുന്നു, വെള്ളം കൊടുക്കണമെന്ന്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ, एक्शन ओरिएंटेड, देने वाली। अब ये क्यों है ऐसी? ये क्या बनने वाली है? एक राजकीय खानदान में बहू बनने वाली। ഞാൻ കാണാം. और इसके बाद हम हमें पता है कि जेनेसिस में प्रभु ने अब्राहम को एक आशीर्वाद दिया था कि तुमसे राजा पैदा होंगे, राजाओं का जन्म होगा तुम्हारे वंशावली में। उस वंशावली में ये जा रही है, प्रभु का उद्देश्य पूरे करना जा रही है। राजकीय स्वभाव की एक लड़की चाहिए उसके मास्टर के लिए। इसके लिए वो प्रिपेयर हो चुकी है, वो तैयार है। जब उससे पूछा कि तुम तैयार हो आने के लिए, वो निकल पड़ी उनके साथ। वो तैयार है, उसके मन को उसने तैयार किया, उसके शरीर को उसने तैयार किया हुआ है, उसके स्वभाव को उसने तैयार किया हुआ है। आजकल शादी होता है तो क्या देखते हैं हम? लड़का लड़की यूएस कनाडा में है, और या फिर वर्शिप लीडर है, गिटार बजाना आता है या नहीं आता, लड़की का मैक्सिमम गाना गा सकती है, ये है। और ये माँ बाप देख लेते हैं कि घर कितना बड़ा है, यूएस कनाडा है, इंजीनियर है या डॉक्टर है। या लड़की देखती है कि അച്ചാച്ചൻ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുമോ, और അച്ചാച്ചൻ देखते हैं कि മോള് പാട്ട് പാടുമോ. ഇനി മോളും അച്ഛച്ചനും കൂടെ കൂടെ വരുമ്പോ ഇവർ ആദ്യത്തെ സംസാരം എന്ത് സംസാരിക്കുന്നറിയോ? മോടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്തുവാ? അച്ഛച്ചന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്തുവാ? ബ്ലൂ ആണോ? ഞാൻ തമാശ പറയുന്നെങ്കിലും, പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ? ലവ്, സ്നേഹം. എനിക്ക് സ്നേഹം, എനിക്ക് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കണം. പിന്നെ ഒരു 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ സ്നേഹം എല്ലാം തീർന്നു പോയി, എനിക്ക് ഇപ്പം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം. അടിസ്ഥാനം നമ്മളെ ഇപ്പൊ ലവ് ഒക്കെയാ. ജെനസിസിൽ ദൈവം ആദമിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഔവയെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ ആദമിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മളെ ഒരു തക്ക തുണയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹീബ്രുവിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മീനിങ്ങിനകത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഹീബ്രു വേർഡിനകത്ത് ഈവ് ഈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹവയുടെ കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ മീനിങ്സിനകത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തുവാ ബെനിഫിഷ്യറി, എന്തുവാ അതിന് പറയുന്നേ, തക്കത, ഉപയോഗകരമായ ഉള്ള ഒരു എതിരാളി, ഉപയോഗകരമായ ഉള്ള ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിര്. ഇപ്പം വളർത്താൻ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അയ്യോ അച്ഛച്ചൻ എന്നെ തല്ലിക്കോ കൊന്നോ, അച്ഛച്ചനല്ല ലവ്വ എനിക്ക്, അതുമല്ല.
അച്ഛൻ പോയി കള്ളു കുടിച്ചോ എന്തും ചെയ്തോ, ഞാൻ ദാസിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണോ അതുമല്ല. എന്നാൽ നല്ലതിനെ നമ്മളിൽ വളർത്താനും തീയതിൽ നോക്കിയിരുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ കരഞ്ഞ് ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ രണ്ടുപേരും വളർത്താനായിട്ട് അവര് വളരണം, യേശുവോളം വളരണം. ആ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ, ദൈവം ചേർത്തത് നമ്മളെ. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയമമായിരുന്നു. ഒരു ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്തോ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ മാതാപിതാവിനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരണം, യുണൈറ്റഡ് ആകണമെന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്രയാണ് കൽപ്പന. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് യേശുവോളം വളരണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആള്, ഒരു പെണ്ണാണേലും ഒരാണാണേലും, अवेरे कलीसिया में खड़े होके जब हम बोलते हैं ना, मैंने आज प्रभु को अपनाया है, अपना मसीह माना है, तब उसको विवेक होना चाहिए, अब मेरा हर एक कार्य प्रभु के महिमा के लिए है, प्रभु के किंगडम के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए है। और पत्रोस में, फर्स्ट पत्रोस 2:9-12 में लिखा हुआ है, अब तुम चुने गए हो, तुम राजकीय पुरोहित वर्ग हो और तुम जाने जाओगे प्रभु के नाम से। तो ये हमारा होना चाहिए कि प्रभु को मैंने अपना लिया, अब मैं क्रिश्चियन बन गई और सारे बेनिफिट मुझे चाहिए, नहीं। हमारा काम फिर स्टार्ट होता है प्रभु तक बढ़ना। आगे मैं बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो मेरा एक फेवरेट वर्स है, डेबोरा, जजेस 4:4। मेरी बेटी का नाम डेबोरा है। अभी वो 2.5 years ओल्ड है। और जब मैंने डेबोरा का चैप्टर पढ़ा, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। जजेस 4:4। नाउ डेबोरा अ प्रॉफिट, द वाइफ ऑफ लेबोडियत, वाज लीडिंग इजराइल एट दैट टाइम। क्या है इसमें? इसमें है कि तब डेबोरा प्रॉफिट, वाइफ ऑफ लेपोडिया, रूल लीड कर रही थी। आजकल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर लड़की बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए या पायलट बन जाए, क्या बोलते हैं हम सब? लड़की प्राइम मिनिस्टर बन गई, लड़का प्रेसिडेंट, सॉरी लड़की पायलट बन गया। जैसे बड़ा आश्चर्य का काम हो गया, लड़की ने ये कर दिया तो। लड़की कर नहीं पाती, अगर कर दिया तो बड़ा काम कर दिया। प्रभु इस तरीके से नहीं देखते थे। हमें लड़की और लड़का अलग एक कार्य क्षमता के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई किसी से माइंड में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कम नहीं है। कार्य के लिए लड़की को वीकर वेसल, एक कमजोर बॉडी में कमजोर बनाना जरूरी था, क्योंकि जब उसको बच्चा होगा तो वो उसको संभालेगी और उन दोनों को पति संभालेगा। ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। और फिर उस घर को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया में ऐसे परिवार का बढ़ने के लिए सबमिशन एक हायरार्की बनाया गया, नहीं तो दुनिया हड़बड़ा जाती है। अब पता चल रहा है कि हायरार्की जब डिस्टर्ब हो रहा है, जब टूट रहा है, तो हमें दिख रहा है कि वो दुनिया तबाह हो सकती है, बहुत जल्दी टूट सकता है। लड़की बोलेगी मैं आपसे ऊपर हूं, मुझे दबाया गया था, अब मैं उठ रही हूं। दुनिया खत्म हो सकती है इसी वजह से। इसमें प्रभु ने लिखा हुआ है देबोरा लड़की थी, वो था, ये था, वो बाद में पता चलता है कि जब वो वाइफ थी लेपोदिया का, उसमें कैपेबिलिटीज थी, उसने उस चीज, उसको प्रभु ने वो आशीष दिया था, वो लीड कर रही थी और लोग सुन रहे थे चुपचाप। कोई पार्शियलिटी नहीं दिखा रहे यहाँ पे गॉड। लेकिन हम में क्या करते हैं, हम लोग बहुत पार्शियलिटी दिखाते हैं हमारे घरों में। जब हमारी मेरी बेटी हुई, 9 साल के बाद हुई है मेरी बेटी, जब बेटी हुई तो सबने बोला അയ്യോ മോളാണോ, ഒരു മോനൂടെ വേണ്ടേ. അല്ല പിന്നെ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുടുംബത്തിന്റെ പേരൊക്കെ എന്തോ കുടുംബത്തിന്റെ പേരാ, നമ്മുടെ മാത്യു വർഗീസ് എന്നൊക്കെ വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ രാജ്യമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അല്ല, രാജ്യമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാൻ
കുടുംബത്തിന്റെ പേര്. ഇത് നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ ആവശ്യം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിന് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്ന ദൈവം. ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ. ഉദ്ദേശം വേറെയാ. നമ്മുടെ പിടിവലി ഇവിടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാ. ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈ പ്രപ്ലാളമില്ലേ, ആണില്ല പെണ്ണാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്കിളുമാർ ആന്റിമാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ പെൺപിള്ളേരെ ആൺപിള്ളേരുടെ കൂട്ടാ വളർത്തിയത്. എന്തിനാ ആൺപിള്ളേരുടെ കൂട്ട് വളർത്തിയത്? രണ്ട് ആൺപിള്ളേരുള്ളിടത്ത് പറയുമോ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ആൺപിള്ളേരെ പെൺപിള്ളേരുടെ കൂട്ടാ വളർത്തിയെന്ന്? അത് പറയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും ആൺപിള്ളേരെ പെൺപിള്ളേ. ഇത് തന്നെ ഡിമീനിങ്ങാ. ആണിനായതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെ പോലെ വളർത്തുക, ആണിനെ ആണിനെ പോലെ വളർത്തുക. നമ്മൾ അതിനകത്തിൽ കയറി നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം അതിനായിട്ടെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ വളർന്നോളും. നമ്മൾ നേച്ചറിനെ ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലോകം ഇന്നെന്തുവാ കാണിക്കുന്നത്? ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ നിനക്ക് ആണാകണ്ട, പെണ്ണാകണ്ട, നീ ആണാക്. അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം ഇന്ന് അവരുടെ സ്കൂളിൽ കയറി അവരുടെ ബുക്സിനകത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, കുരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഓരോ വാക്കുകൾ വരുന്നത് ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ, ദൈവഭയത്തിലുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വേണം. കളറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും. നമ്മൾ ആരാ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ? हम होते कौन है जो जज करे दूसरों का? कौन सा कलर यहाँ पे बेस्ट है, कौन सा हाइट बेस्ट है? हम लोग बचपन से उनको कलर, हाइट डिफरेंशिएट करेंगे. हमारे किसी भी बात पे करतलाणेलेंदु वेളുത്തതാണേലെന്തുവാ डिफरेंशिएट करेंगे. बच्चे इसको बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं. और आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, इनको ऑप्शन दे रहा है बाहर, तुम जो भी करो, आओ करो. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैरिजन जब हम डालते हैं, यही वजह होता है आगे जाके जेलसी का एक कंपैरिटिव मोड जब हम घर पे बच्चों के बीच में करते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, वो आगे जाके जेलसी में कन्वर्ट होता है. और हमें पता है, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब जब हम बोलते हैं ना कि ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ വളർന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന്. इफ आई से, मैं अगर बोलती हूँ कि अब आप अपने पेपर पे लिखो किसी को मत दिखाना, जेलसी है या नहीं है, मैं तो बोलती हूँ मुझ में कभी कभी आ जाता है. मैं भी कंपेयर हुई हूँ, मुझे भी बोला था കളർ കമ്പാരിസൺ, ലടുക്കി യാ ലടുക്ക. ഒരു മീൻ തലയെ കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളായിരുന്നു. ഒരു പെൺപിള്ളേർക്ക് മീൻ തല ഇഷ്ടമല്ല, അതെന്താണെന്നറിയോ? എന്നാൽ ആൺപിള്ളേർക്ക് കൊടുത്താൽ കഴിച്ചോളും. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്നോ അമ്മച്ചിമാരുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആൺപിള്ളേർക്ക് മീൻതല കൊടുക്കണ്ട, മോൾ ഇച്ചിരം കഴിച്ചു. പെൺപിള്ളേരൊക്കെ വഹീപ്പേ വയറിങ് ഫിർവോ. എനിക്ക് മീൻ തലയും വേണ്ട വാലും വേണ്ട, ഇടയ്ക്കത്തെ മതി. मेरा भाई वो चट्टी लेके मीन तला खाता है. मेरी मम्मी ने कोई कंपैरिजन नहीं किया. वो तो है ही ना कि मुझे मम्मी बीच का ही देती थी. അയ്യോ ഇതിന് പിന്നെ ഇനി തല കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ തല പോകാൻ, മമ്മിയുടെ ഡയലോഗൊക്കെയാ. അന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി പണി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ദൈവം മുമ്പാകെ ഇരുന്ന് ദൈവമേ ഇതുണ്ട് എൻ്റെ പോകണേ. ഓരോ വർഷം ഇരിക്കും. ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്, എല്ലാ വർഷവും അവസാന ആനിവേഴ്സറിക്ക് അച്ഛനും ഞാനും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും, ചാച്ചു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ? എല്ലാ വർഷം ചാച്ചുവിന് ഇത് പറയാം, ദേഷ്യത്തിന് ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. എൻ്റെ ദേഷ്യത്തിന് ഇത്രയും കുറവ് വന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാരണം കൊണ്ട്. എൻ്റെ താഴ്ചയിലും എൻ്റെ കുറവിലും എൻ്റെ കുറ്റത്തിലും എല്ലാം എന്നോട് കൂടെ നിന്ന് ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത്, ഞങ്ങള് സ്നേഹമല്ലായിരുന്നു അടിസ്ഥാനം, ഞങ്ങളുടെ താഴ്ചയിലാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടിയവരാണെന്നുള്ളത്. ദൈവമാണ് അടിസ്ഥാനം. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ അല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള, ഞാൻ പാരലൈസ് ആയി കൈ കിടന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി, മമ്മിയും പപ്പായും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സമതല തെറ്റി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി, എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാം. കല്യാണം കഴിച്ച് 1 വർഷമേ ആയുള്ളൂ, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല,
ഈ പയ്യന് പോയി വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ശരിക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കി, എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകണം. അന്ന് രാത്രി തൊട്ട് उस रात को आ, और 2-3 रात उस बेड के नीचे ये बिल्कुल फर्श पे पड़ा रहता था, पड़े रहते थे, और मैं बेड के ऊपर। हम दोनों नेगोशिएट करते थे कि 25-26 साल तक ये जो 2 पैर प्रभु ने मुझे दिया इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया मैंने, लेकिन अगर आप मुझे खड़ा करते हो तो मैं आपकी सेवा के लिए खड़ी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। 3 दिन बाद मेरे पैरों में मूवमेंट हुआ। ऑपरेशन ऑपरेशन करके अभी भी वो रिपोर्ट है मेरे पास कि ऑपरेशन करके मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे व्हीलचेयर पे बिठा सकते हैं वो जिंदगी भर के लिए। आज मैं खड़ी हो पाई। और उस सब कुछ मम्मी यहाँ पे रोती थी क्योंकि ये लड़का मम्मी से कुछ नहीं करने देता था, मुझे नहलाना, मेरा सब कुछ चेंज करना, कंघी करना, हमारे घर के बर्तन धोना क्योंकि मम्मी काम कर रही है, सब कुछ वो देखकर प्यार नहीं, प्रभु में आश्रय ज्यादा बढ़ गया कि प्रभु ने भेजा है इस आदमी को मेरे जीवन में। कि मैं फिर अपना कॉरपोरेट में 10-12 साल मैंने अपना कॉरपोरेट, आई वॉज वर्किंग एक मैनेजर के रूप में, मैं एयरलाइंस में काम करती थी, छोड़कर, क्योंकि मुझे इतना आग्रह बढ़ गया कि एक दिन भी मैं काम नहीं कर सकती थी कि मुझे अभी प्रभु का वचन पढ़ना है। अभी मैं कनाडा में प्रभु के मिनिस्ट्री के लिए एमडिव पढ़ रही हूँ, काउंसलिंग पढ़ रही हूँ। मैं नेक्स्ट एस्पेक्ट लेना चाहूंगी हन्ना का। हन्ना ने हन्ना शैमुएल फर्स्ट 124, फर्स्ट शैमुएल 124, after the boy is weaned I will take him and present him before the Lord and he will live there always। मैं बहुत ही अलग अलग वचन ले रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा इस वचन में क्या है। हन्ना को बच्चा हुआ, और ये वचन मैंने बहुत सुना था 9 साल तक, जब मुझे बेबी नहीं हो रहा था ये वचन बहुत था। और मैं सोचती थी लड़का हुआ तो ना शैमुल तो नहीं डालूंगी मतलब मजाक में वो बोलती थी, क्योंकि हन्ना ठहरा दिया गया था मुझे। एनीवेज, यहाँ पे हन्ना क्या कह रही है, और हन्ना ने क्या किया। 3-4 4-5 साल के बाद जब उसने दूध पीना बंद किया, हन्ना ने उसको आलय में भेज दिया। इसकी भी कहानी हमें मालूम है। और ये वचन मैंने क्यों निकाला, मैंने एक वचन इसलिए निकाला कि हन्ना जब प्रेयर कर रही थी कि मुझे एक बेटा चाहिए, उसने आलय की कमी को देखा था कि इस आलय में, इस राज्य में एक पुरोहित की जरूरत है, कमी है। तो उसने अब प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए उसने अपने लिए एक बच्चा मांगा और बोला कि मैं दूंगी, मैं दूंगी। देना बहुत बहुत मुश्किल है। हन्ना ने दिया, मरियम ने, मैरी ने दिया अपने बच्चे को क्रूस पे। ये बहुत बहुत मुश्किल है। शादी करके जब बच्चा चला जाता है तो माँ बाप का दिल टूट जाता है, അയ്യോ ഞങ്ങളെ വിട്ടു ഇനി ആ സ്നേഹം ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഉള്ള। तो ये तो 3-4-5 साल के बाद ये लेके जाने वाली है। मेरा यहाँ पे ये वचन निकालने का बड़ा उद्देश्य ये है, हन्ना ने 3 से 5 साल के बीच में उसको वहां छोड़ा, ऐसे थियोलॉजिकल बुक्स में लिखा है। क्यों ऐसा हुआ होगा, वीनिंग खत्म हुआ, मतलब दूध पिलाना खत्म हुआ। आजकल तो हम 6 महीने में दूध पिलाना खत्म कर देते हैं, लेकिन इसराइल में उस टाइम पे 3 या 5 साल के बीच में दूध देना बंद करते थे। फास्ट फॉरवर्ड आज के जमाने में जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अभी ये प्रूव किया गया है, पहले 3 साल, मतलब बच्चे के शुरुआत के 1000 दिन, जो कि कंसीव, गर्भ धारण करने के 2 साल तक का माना जाता है, वो टाइम है जब हमारे ब्रेन में सारे न्यूरल सर्किट्स, जितने कनेक्शन हो रहा होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और फाउंडेशन बनाता है हमारे पूरे जिंदगी के लिए। समझ लो कि 2 साल में पूरा न्यूरल सर्किट बाहर निकलने के बाद बनता है। अंदर से बनना स्टार्ट होता है, बाहर निकल के 2 साल में पूरा न्यूरल सर्किट बनता है। तो 2 साल में बहुत सारे चेंजेस है। और उस न्यूरल सर्किट के अच्छे से बनने में, मैच्योर होने में, अच्छा बनाने में, माँ का, प्राइमरी केयर टेकर का होना बहुत 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 जरूरी है।
हमने लड़कियों को इतना दबा दिया था कि अब लड़कियां बहुत ना रिबेल हो गई है, मैं तो जॉब करूंगी। ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് നല്ലതാ. അത് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ആവശ്യമായോണ്ടാ. അവര് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, പിള്ളേരെ കൊണ്ട് पറ്റുന്നില്ല. उनसे हो नहीं पा रहा, उनको ऐसे बनाया नहीं गया. प्रभु, आप अगर एनिमल्स को देखते हैं तो एनिमल्स का क्या है, बच्चा, मेरे डॉग्स के एनिमल का क्या है, बच्चा पैदा किया, मेरे ख्याल से एक दिन में निकल के भागने लग जाता है. लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों बनाया कि मनुष्य को उठने लायक नहीं बनाया 6 महीने तक, सर उठाने लायक नहीं बनाया, क्योंकि बहुत जरूरी है माँ उनके साथ रहना. हम ये भूल रहे हैं. हम अपने आप को साबित करने में, अपने आशाओं को सिद्ध करने में आने वाले पीढ़ियों को हम नाश करते जा रहे हैं. हमें उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. और वो सैक्रिफाइस नहीं है. बहुत अच्छा, अगर पूरा परिवार उसको साथ दे तो वो लड़की के लिए इजी बन जाएगा. अगर परिवार उसको इधर उधर पॉक करे तो वो लड़की फिर झुलसती रहेगी अपने आप को सिद्ध करने में. तो सबको मानना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा. एक के हाथ की बात नहीं है, एक की कमी नहीं है, लड़की की कमी नहीं है वो. तो हम, और अभी हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था हन्ना के केस में. हम लोग को पता है कि एली के 2 बच्चे थे, वहां पे नेपोटिज्म हो रहा था. हेली अंकल तो प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि हाँ तू 2 2 साल का ही है ना, आ जाओ कोई बात नहीं. उसको बचपन से लगा दिया. उनको कोई ट्रेनिंग नहीं था, कुछ नहीं था, आत्मीय ट्रेनिंग नहीं है. वो बिगड़ गए. लेकिन हन्ना क्या कर रही है, हन्ना ने क्या किया वहां पे, उसने फाउंडेशन सेट किया. फाउंडेशन सेट करके उसको वहां पे भेजा. अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ फाउंडेशन सेट किया, वो प्रॉपर साइकोलॉजी की तरफ भी हम जा सकते हैं और बहुत आराम से भी बता सकते हैं. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मैं आपको बोर कर रही हूँ और टाइम कितना है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी. ब्रेक चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश आगा ना. വേണ്ട വേണ്ട. कैन गो हेड. ओके. हम लोगों का दिमाग, माइंड, एक जंगली बंदर की तरह होता है. जंगली बंदर क्या करता है, या हाथी, कोई भी जानवर को लेके आओ तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, टेम करना पड़ता है. और टेम का हिंदी नहीं है मुझे याद आ रहा, मलयालम भी नहीं मुझे याद आ रहा. टेम हिंदियो मलयाളം ആരിലും ഒന്ന് പറയോ. टेम करना पड़ता है मतलब उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है. मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. हाथी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने हाथी देखा हो. हाथी को जब जंगल से लाते हैं तो उसको जो टेम करने वाले लोग क्या करते हैं, उसके पैरों पे एक रस्सी बांधते हैं और एक सुई उसके साथ लगाया जाता है. जब वो भागता है तो वो सुई चुभती है, फिर वो पीछे हो जाता है, फिर भागता है, सुई चुभेगा पीछे. काफी होने के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर ये रस्सी निकाल दे, हमने देखा होगा सर्कस में या मंदिरों में के सामने, മന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഈ ആനകൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആടും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഓർമ്മയാ ഈ സൂചി കുത്തുന്നത്. അവർ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ആടി. ऐसे हिलते रहते हैं हाथी, ऐसे ऐसे करके टा टा. इले. तो वो अभी टेम्ड है. फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. हाथियों की सर्कस में करना क्या है. इस तरीके से हमारा ये बंदर दिमाग, जंगली दिमाग, एक तो हम लोग पाप में गिर गए थे तो उसका इफेक्ट, एनवायरनमेंट का इफेक्ट, खाने का इफेक्ट, पीने का इफेक्ट. तो टेम करने के लिए तो बच्चे का दिमाग भी, आजकल हम क्या करते हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि 2 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, जाओ पढ़ाई करो. 4 साल के बच्चे को 4 साल तक, मैं और मैं और मेरा भाई मजाक उड़ाते थे, हम सोते रहते थे, मम्मी हमें सुबह उठाती थी दूध पिलाने के लिए कि डिहाइड्रेशन हो गया होगा फिर सो जाओ. इतना प्यार, डिसिप्लिन नहीं, कुछ भी नहीं. तो क्या होगा, 4 साल तक कुछ भी नहीं कराया बच्चों को, मम्मा गोद में हाथ में लेते रही, इनडिसिप्लिन रहा, फिर उसको स्कूल में भेज देते पढ़ाई करो.
ना बच्चे को पेंसिल पकड़ना आता है, ना बच्चे को बैठना आता है, क्योंकि इसका दिमाग बैठ नहीं रहा। क्या करते हैं हम स्कूल में? टीचर्स बोलते हैं, हम ऐसे देखते हैं, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, 2 മിനിറ്റ് में। നമുക്കും ഉണ്ട് ഇത്. നമ്മളിങ്ങനെ സഭായത്തിന് വന്നിരിക്കുമ്പോ ചില പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. തറയിലിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കാണാം. ടീനേജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാല് പൊക്കും, പിന്നെ ചരിഞ്ഞിരിക്കും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ചേറയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇവിടെ ഈ എല്ലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന പോലെ നല്ല स्पॉन्ज. अगर स्पॉन्ज का अगर चेयर भी है, हम लोग वहां पे 2-3 बार तो ऐसे ऐसे करते हैं. समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. हमारे स्कूल में एक टीचर थी, और एक स्टूडेंट था, उसको बहुत गर्मी लगती थी. वो कहता, मैम बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है. तो हमारी टीचर कहती थी, पसीना आ रहा है, तुम पिघल नहीं जाओगे, तुम पिघल नहीं रहे हो, बैठे रहो वहां पे. टीचर्स को गुस्सा आता है, टीचर्स पिटाई करते हैं, और पिटाई से बच्चों की फिर बेइज्जती होती है. बेइज्जती उनके सर पे बैठ जाता है कि ये पीट क्यों रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, और टीचर मुझे पीट रहा है. करूँ तो करूँ क्या? ഞാൻ പപ്പായെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. मेरे फादर इन लॉ को मैंने नोट किया हुआ है, पापा को नोट किया हुआ है. ये मेरा एक स्टडी टेबल है, वहां आके पापा बैठते हैं. घर पे भी ऐसे था, पापा मुझे सिखाते थे ऐसे नेरे इरिकणम. और मैं उनको देखती भी थी, वो भी ऐसे करते थे, और उनका दोनों पैर नीचे होता था, और वो ऐसे बैठ के, ഏതാണ്ട് വലിയ ഓഫീസർ ഒന്നും അല്ല എന്റെ വലിയ പപ്പ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല, बट बड़े ऑफिसर की तरह ऐसे लिखते थे. और क्रिटिसाइज भी करते, तुम्हारा एस देखो और मेरा एस देखो, तुम्हारा ए देखो मेरा ए देखो. मैंने कहा हाँ देख लो, क्या कर सकते हैं, अब है तो है. तो वो दोनों पैर उनका जमीन पे रखा होता था. और फिर मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे भाई को, मुझे नोट किया. मुझे इस सीट पे बैठने के लिए पैर ऊपर करके रखने के लिए कुछ चाहिए चाहिए. मैं ज्यादा देर पैर नीचे करके नहीं रख सकती. मेरे हस्बैंड भी ऐसे पैर ऊपर करके फिर वो सोफे पे चढ़ाएंगे, फिर टीपो पे चढ़ाएंगे, मैं फिर वो नीचे करवाऊंगी. मैं कहती तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, नीचे क्यों नहीं रहता पैर? हम बच्चों से भी कहते तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई, नीचे क्यों नहीं रखते हो पैर? डिसिप्लिन नहीं है, टेम्ड नहीं है हमारी बॉडी. हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. क्यों? डांटने से मारने से नहीं होगा. बचपन से ये टेमिंग माँ बाप के हाथ में है. मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ. आजकल അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ന്യൂലി കല്യാണം കഴിച്ച്, और जब बच्चे को ये बच्चा होता है, बहू को, बेटी को, क्या लाते हैं वो? मिटेंस लाते हैं और सॉक्स लाते हैं, और पहना देते हैं. क्यों भाई? इंडिया में कौन सी बर्फ पड़ रही है मिटेंस और सॉक्स पहनाने का? फिर उनकी ठंड लग जाएगी. मिटेंस एंड सॉक्स अभी आया है मार्केट में, कुछ साल पहले. उससे पहले हम लोग मर मर रहे थे क्या हाथ से? सारे बच्चे मर रहे थे. हमने तो कभी मिटेंस नहीं पहना, सॉक्स नहीं पहना. क्या होता है जब हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाते हैं और सॉक्स पहनाते हैं और मिटेंस पहनते हैं, ये लोग घुटने पे रेंग नहीं सकते. उल्टा एक और चीज होता है. मेरी बेटी चलना स्टार्ट कर दिया था पहले, और एक बेटा था कजिन, और वो लंबा था, और वो चल नहीं रहा था, वो घुटने पे ज्यादा दौड़ रहा था. और उसकी मम्मी को बहुत टेंशन हो रहा था, भाई उसने तो चलना स्टार्ट की, इसने तो फिर हम वॉकर लाते हैं, तो घुटने पे मत चलो, वॉकर पे चलो. मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया है, प्लीज वॉकर मत लेना. घुटने पे जब बच्चे चलते हैं, वो उनको बैठने के लिए हेल्प करता है. बड़े होने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में वो काम आता है. पैर स्थिर रखना नीचे, कंसंट्रेशन और फोकस के लिए वो काम आता है. हमारा बॉडी हमारे साथ देता है, वो इरिटेट नहीं होता. जब बच्चे को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते हैं, जमीन पे घुटने से रेंगना, जितना जब तक रेंगना है, फिर धीरे धीरे वो चलेगा अपने टाइम पे. हमारे आजकल हुआ प्रॉब्लम ये भी है ना, एक बच्चा, मेरा एक बच्चा है, इसके ऊपर प्रेशर किस किस का है? 9 साल के बाद होना, वो तो और भी बड़ा प्रेशर. अयो 9 വർഷം കഴിഞ്ഞു. मेरा प्रेशर, मेरी मम्मी हस्बैंड का प्रेशर, मम्मी, दो का पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, मदर के साइड का पेरेंट्स, फादर के साइड का पेरेंट्स, सबका प्रेशर. कुछ നടക്കുന്നുണ്ടോ? കാല് എന്തി, കൈ എന്തി?
ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, उनको अपने हैबिटेट में छोड़ना है। वो उससे क्या होगा, हमें उनको सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का मैं बताती हूँ। टेमिंग टेमिंग में दो मेन काम आते हैं, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस। इमोशनल कंट्रोल भी। पेशेंस कैसे आएगा? नंबड़ा कुഞ്ഞ് हमसे कुछ बोला कि मम्मा पानी चाहिए, मेरी मम्मी उड़ के जाएगी, 60 साल की हो गई है, उड़ के जाएगी पानी लेके आने के लिए। मेरा भाई अभी भी बोले मम्मी पानी, पान वरें मम्मी उड़ के जाएंगी और पानी कुंड कुड़को। नहीं, उनको रुको, रुको। पुराने जमाने में हमारे पांच दस बच्चे होते थे, वो उनको सबको एंटरटेन करने के लिए मम्मी के पास टाइम नहीं होता था, वो पेशेंस सीखते थे। मम्मी अभी हाथ धो के रोटी बना रही, हाथ धो के आएंगी फिर मुझे पानी देंगी, नहीं तो मुझे खुद पानी लेना होगा। दैट इज पेशेंस। उनके पूछने से पहले उनको सब कुछ मत दो। सेल्फ कंट्रोल करना सीखो। सेल्फ कंट्रोल मतलब वो करना सीखेंगे, हमसे देखेंगे और फिर सेल्फ कंट्रोल सीखना सीखेंगे। वो वेट वेट हल्के हल्के मात्रा में वेट उनको करना सिखाओगे, तो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस वो खुद ब खुद उनकी लाइफ में आ जाएगा। मैं बेबी को बोलती थी 1 मिनट, ऐसे ही भी बोलती थी 1 मिनट मम्मा अभी बुक फिनिश करके फिर जाएंगे, और उसको 1 मिनट के बाद चले जाना, उसको लगे फिर। तो उससे क्या क्या सीख रही है वो, 1 मिनट का वो स्पैन, वेट करना, और फिर मेरी मम्मी देगी। अभी वो बोलती है, अगर वो कुछ कर रही है और मम्मी उन्हें दौड़ को, वो बोलेगी 1 मिनट, 1 मिनट अप्पा, 1 मिनट, 2.5 की है वो, बोलती है 1 मिनट, 2 मिनट भी बोलती है वो कभी कभी। दैट इज सेल्फ कंट्रोल और पेशेंट, वो टेम हो जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी मम्मी के अंडर ही आता है, माँ बाप के अंडर आता है। ट्रेनिंग में उनको डेली हैबिट रिचुअल सिखाना। डेली हैबिट कैसे? बच्चों को हैबिट बहुत पसंद है। मैं लेट उठती हूँ तो मेरी बेटी उठ के बोल देती है मम्मी इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग, सन इज आउट, प्लीज गेट अप। वो वो उस उनको हैबिट के साथ वो जुट जाते हैं, उनका हैबिट इधर उधर होता है तो उनको थोड़ा इरिटेशन होता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत, ट्रेनिंग में क्रिएटिविटी बहुत मायने रखता है। क्रिएटिविटी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हैं, अगर कोई बता सकते तो चैट पे भी डालना, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी चैट में डालना। क्रिएटिविटी बच्चों में कैसे आ सकता है? क्रिएटिविटी आ सकता है जब बच्चों को हम ओपन एंडेड कोई इलेक्ट्रॉनिक की टॉय ना दो, वो टॉय ना दो जो उसके लिए उसको एंटरटेन कर रहा हो, वो टॉय दो जो उसमें वो सोच सके। सेकंड ऑप्शन पता है कौन सा है? वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी टॉय मत दो, कुछ भी मत दो, उसको खाली बैठने दो यार, थोड़ी देर तो खाली बैठने दो, वो क्रिएटिवली सोचेगा। यहाँ पे बैठ, क्या 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 होता है, बर्तन, सारे बच्चे सारे खिलौने छोड़ के बर्तन उठाने जाते हैं और उनका बर्तन बन जाता है सारा खिलौना। क्यों होता है? बच्चे हमें नोट कर रहे होते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, और माँ बाप का जो इंटरेस्ट है उसमें वो हमारी आंखों में इंटरेस्ट देखते हैं। ओ ये बहुत एक्साइटिंग है। मम्मी पापा तो कभी डायनासोर लेके खेल नहीं रहे, मम्मी पापा तो मेरी कार लेके कभी खेल नहीं रहे, गुस्से में आके बॉक्स में पटक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये फालतू का है, मम्मी किचन में तो जा रही है। ऐसा होता था कुछ साल पहले, ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചിരിച്ചപ്പോ അറിയാം മോളെ ഇതൊക്കെ കുറേ വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പൊ എന്തുവാ, കുഞ്ഞെന്താ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മൊബൈൽ എടുക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ मम्मी पप्पाയും अम्मची अप्पचाയും നോക്കുമ്പോ എന്റെ डायनासोर, मुझे डायनासोर पकड़ा रखा है और खुद लगे हुए हैं किसी चीज पे, प्लेट को देख रहे हैं। मेरा അവരും വരും എന്നെയും കാണീര്. और നമ്മുടെ ആ കണ്ണ്, നമ്മുടെ ആ മുഖം, നമ്മുടെ മുഖം കണ്ടാ അറിയാം നമ്മൾ ഏത് എന്തുവാ കാണുന്നതെന്ന്, അതറിയാമോ? നമ്മുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ ഏത് വീഡിയോ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്। सो बच्चे हमसे ज्यादा शाणे हैं, वो समझ रहे हैं। तो उस टाइम पे बर्तन बच्चे पकड़ते थे, इस टाइम पे क्या लेते हैं? मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि इस घर के जितने लोग हैं उन सबका इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर है, इस पत्थर के ऊपर है, भाई मेरा भी इंटरेस्ट होना, इसमें तो कुछ बहुत बड़ी चीज है। फिर एक बार आ गया वो, फिर उसको लेके फिर जाता है वो। राइट? ये है ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनको खुद कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा
बहुत उत्साह होता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दो, बच्चों को अपने एज का प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। उसको घर के कामों में लगाओ, छोटे छोटे कामों में, ब्रूम करने में, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने में, छोटे छोटे सब्जी काटने में, उसको छोटे छोटे कामों में लगाओ। उनको बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ पार्टिसिपेट करना। कपड़े पहनाओ, ये नहीं कि उसको ऐसे डॉल की तरह उठाया, कपड़ा ऊपर से डाला, पैंट पहनाया गुस्से में, क्योंकि जल्दी है ना, टाइम नहीं है, हरी 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 में जा करना है हमें। हमने देखा है, हमें सब कुछ स्पीड में चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, उनके साथ धीरे करो, उनको इतना एंजाइटी मत दो, वो उनका वायरिंग ठीक नहीं होता है। मेरी मम्मी का एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मम्मी अगर, और मेरे ख्याल से सबका है वो, मम्मी अगर बोलती है कि बेटा वो ग्लास उठाओ, अगर बोलने से पहले नहीं उठाए तो मम्मी एक अनर्थ कर देगी। बताओ क्या अनर्थ हो सकता है वो। यूनिवर्सल है, सारे मम्मियों में वो आत्मा है। बोले कि अच्छा ये करो, अगर वो बोल के खत्म होने से पहले नहीं किया तो एक अनर्थ हो सकता है, क्या होगा? वो खुद कर देंगी, गुस्से में खुद कर देंगी। ये मत करो। उन बच्चों को बोलो और थोड़ा पॉज करो, उनको समझने का टाइम दो, वो कर देंगे। अगर बचपन से वो करोगे तो टीनेज में आके उनको वो आदत हो जाएगी। बचपन से हम ये नहीं कर रहे हैं तो टीनेज में हमें पता है आप खुद ही कर लोगे, तो करने दे देते हैं हम प्रोसेस भी करना बंद कर देते हैं। वो हमारा ब्रेन है, वो कट, बच्चों का ब्रेन है, वो कट कर देता है। अरे बचपन से हमें पता है टेक्निक, मम्मी चिल्लाएंगी ग्लास उठाओ, मैं ना सुनूंगा, और मम्मी आएंगी उठाएंगी और मुझे एक धक्का मारेंगी और कुछ क्या कतले। ये रूटीन है और ब्रेन को पता है जान नहीं जाने वाली इसमें, ये औरत मेरी जान नहीं ले सकती, बाकी कुछ भी कर दे। ये हमें पता है, ये साइकोलॉजी है, दिया हुआ है इंसान को। तो ये टेम करना, इतना ट्रेन होके कि हमें एक जगह पे कितनी देर बैठना है, हमें पढ़, कितना, मतलब अगर बच्चों का हम देखें तो आ, मैं 3 एस्पेक्ट इसमें एन हाइटन करना चाहूंगी। स्लीप, सोना छोटे बच्चों का टाइमली हो, नींद में जाने से पहले और नींद से उठने पर बहुत प्यार से उनको नींद में ले जाओ, क्योंकि आपसे वो बिछड़ रहे हैं नींद में, उनका आंखें बंद हो रहे हैं, वो बहुत हेसिटेट करेंगे, लेकिन किसी तरीके से उनको प्यार से नींद की तरफ ले जाने दो। और सुबह जब उठाओ, कभी भी जाके जल्दी उठो ये मत कहो, प्लीज और प्लीज। बच्चे को पास में लेट के उनको आराम से उठाओ। 2 से कम, 3 4 साल से कम बच्चों को ऐसे ही नींद में लेके जाओ, ऐसे ही नींद से उठाओ। एडीएचई, ऑटिज्म तो थोड़ा सा जेनेटिकल है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म या एग्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो नींद में बहुत कुछ सेव करता है, बहुत कुछ सेव करता है और प्रोसेस करता है और एसिमिलेट करता है। इसीलिए नींद में जब बच्चा जाता है और नींद से जब बाहर आता है, प्रेयर के साथ नींद में जाओ, जाने के लिए उसको प्रेयर करो उसके सर पे। हमें तो इक्विपमेंट बहुत है, प्रभु ने दिया हुआ है ना। प्रेयर के साथ उसको उठाओ और प्यार से उठाओ, बहुत सारी हंसी मजाक के साथ उठाओ। सेकंड होता है खाना। खाना तो हमें पता नहीं कि हम आंटी इनकी शेयर चाहिए हम बटुआ खाने को बोलने से पहले मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, शेयर का एक्सेस दे सकते हो? मैं एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी बेबी है, 6 7 साल की है। मैं उसको ऐसे खाना खिलाती थी, मतलब उसको महीना खाना महीना के थोड़ा सा 6 6 7 महीने की होगी। सॉरी 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 6 7 महीने की है, और 6 या 7 महीने की है, ये उससे बड़ी नहीं है। 6 महीने होते ही मैंने उसको खाना छोटे से प्लेट में खुद खाने के लिए ऐसे दे देती थी। वो उस खाने के साथ खेल के, खुद लगा के, सर के ऊपर से निकाल के वो खाती थी। बच्चों को जब हम खाना खिलाते, पुराने जमाने में 10 12 बच्चे होते थे, हर बच्चे को ഉരുള മൊബൈൽ കാണിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും കഴിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു। वो सब खुद अपने हाथ से खाना खाते थे। कभी भी बच्चे को खाना खाने के लिए प्रेशराइज मत करो। हमने अभी खाना खिलाना एक ऑब्सेशन बना रखा है।
बच्चा है, भूख है। एक थियोलॉजी का स्टेटमेंट है, सीएस लुइस ने कहा था कि अगर भूख, क्योंकि हमें भूख है इसलिए खाना इस दुनिया में है, क्योंकि हमें प्यास है इसलिए पानी इस दुनिया में है, और क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का एक भय और प्रभु की आशा, इसीलिए प्रभु है, मतलब गॉड है, गॉड एग्जिस्ट। अगर ये कह सकते हैं तो हमें इतना टेंशन क्यों है कि बच्चा खाना खाएगा ही नहीं। पहले प्रॉपरली उनको दूध पिलाओ और 6 महीने में उनको खाना ऐसे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 टाइम पे उनको घर का बना हुआ खाना उनके सामने परोसना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना खाना है। और 7 महीने तक मैंने उसको समझा दिया था कि व्हेन ऑल डन, खाना खत्म हो जाए तो ऐसे ऐसे करना, ऑल डन ऑल डन। तो वो ऐसे से करती थी, ऑल डन ऑल डन। मैं आज वीडियो देख रही थी, वो मुझे मिला नहीं ऑल डन करने वाले। वो जैसे ही वो बोले डन, मैं वो प्लेट वहां से उठा देती थी। हमें टेंशन होगा अंगन एंगन करके। मैंने अपने माँ बाप से, ससुर ससुर से बहुत सुना, लेकिन जब उनको 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद जब वो नोटिस करने लगे, मेरे एक चाचू के सिस्टर की बेटी है, मैं जब घर पे जाती थी, घर ससुराल जाती थी, मुझे याद है और मुझे लगता है कि हर घर में ये होता होगा। वो 3 साल की है, मेरे फादर इन लॉ एक वड़ी लेंगे, खाना लेंगे और मोबाइल लेंगे। ये 3 चीज लेकर बा मॉल है, एंड दिस मॉल, ये मॉल चुपचाप चल के जाएगी, उसको भी पता है ये 3 चीज आएगा। वो जाके बैठेगी और मोबाइल रखेंगे, खिलाएंगे। और जब मैं होती हूँ, बेचारे मेरे ससुर जी मेरे से छुपा के मोबाइल रखते थे कि मैं ना देख लूं कि सुनाऊंगी। छुपा के रखते थे, हिड़पन कड़चो, വലിയ മമ്മി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എളുപ്പം കഴിച്ചോ। तो मुझे वल्ली मम्मी बुलाती हैं, तो वल्ली मम्मी വരുന്നതിന് മുമ്പ് എളുപ്പം കഴിച്ചോ। मेरे ससुर जी छुपा के रखते के वास के पीछे, അത് കാണണ്ട, ഡെബോ കാണണ്ട। डेबो को मैंने मोबाइल आज तक नहीं दिया। डेबो ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो, जिनके पेरेंट्स इस तरीके से यहाँ कर रहे हैं, वो ऐसे ही बड़े होते हैं, उनके बच्चे खाना खाते हैं, ठीक ठाक हाइट वेट के होते हैं। हमें उन्हें बहुत बड़ा मोटा नहीं करना। इंडिया ओबेसिटी में टॉप रैंक पे आ चुका है, डायबिटीज में टॉप रैंक पे आ सकता है, थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में, थर्ड में अभी। अगर हम सबका साथ रहा और हम सबका सहयोग रहा तो आने वाले 10 साल में हम अव्वल नंबर से पास होंगे डायबिटीज में और ओबेसिटी में। अगर हम सब इसी तीक्ष्णता के साथ बच्चों को ठूसेंगे खाना, तो हम अव्वल नंबर में आने के लिए 10 साल भी नहीं चाहिए। इंडिया अव्वल नंबर में आ सकता है ओबेसिटी और डायबिटीज के केस में। ठूस ठूस के मत खिलाओ, टाइमली उनको खाना परोसो। वो खाना उठा के खाएंगे, इसका उपयोग क्या है? जब बच्चा अपने हाथ से अपने भूख को समझ के खाना खाता है, वो किस किस चीज के लिए अच्छा होता है? पढ़ाई के लिए, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए अच्छा होता है? क्योंकि अपने शरीर का जो क्यू है, भूख लगना और भूख खत्म होना, वो क्यू आइडेंटिफाई करता है, वो बताता, उसको रेस्पेक्ट दो। जब वो बोले नहीं तो ഇത് ലാസ്റ്റൂടെ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായി കൊടുക്കരുത്. അയ്യോ അമ്മ കരയും, നോ, കണക്ട് ചെയ്യരുത് അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ, അമ്മയുടെ സ്നേഹം, അമ്മയുടെ ദുഃഖം, അമ്മയുടെ ദാരിദ്ര്യം, അമ്മയുടെ സാക്രിഫൈസ് ഫുഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത്। എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ बड़े होकर वो फूड से बहुत ही अनहेल्दी कनेक्शन कर देते हैं। जब उनको दुख होता है वो ज्यादा ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, जब उनको खुशी होती है तब भी वो ओवर ईटिंग ही कर देते हैं। वो बहुत गलत, जब बोर होते हैं आइसक्रीम उठा के खाने लग जाएंगे, इनकी वल्लनता। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस बात को किस चीज से कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने ही किस बात को किसी चीज से कनेक्ट किया हुआ है। यू अच्छा अच्छा गाइड की मोंग കഴിച്ചോ एളുപ്പം, सो उससे क्या होगा? बड़े होके ऐसा लगेगा कि मुझे ही सब कुछ अपने लिए करना है, नहीं तो कोई और मेरे से छीन के ले जाएगा, हर सब कुछ मेरा है। अगर मैंने ये सब कुछ हड़प नहीं लिया तो कोई और मेरे से हड़प लेगा। അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട, അവരെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും। सो कोई भी डायलॉग, आप खाना रखो ना, खाना खाओ,
चुपचाप बैठ के खाना खाओ। डायलॉग्स मत रखो, प्लेट रखो, उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुना सकते हो, बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुना सकते हो, वो खाना खाएंगे। अब तो वो चुपचाप बैठ के खाना खाती है, वो फिर वो अपना बोलती रहती है स्टोरी। वो एक और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, अगर मेरे बात से काफी बोर हो रहे हैं तो ये देखो। कुछ महीने बाद फिर वो खुद ही खाने लग गई थी, खुद खा रही है, मतलब ढंग से। अभी तो बिल्कुल गंदा नहीं करती, और अगर हमारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है तो बोल देती है, मम्मा छी छी लगा हुआ है, छी छी हटाओ हटाओ। उसको बहुत यक है कि ऐसे नहीं करना। हमारे रीडिंग राइटिंग में, बच्चों के रीडिंग राइटिंग में बॉडी का सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और उसको रेस्पेक्ट करना, जब उसने कहा नहीं खाना तो हमने सोचा अच्छा बेटा नहीं खाना, बाद में खा लेना या थोड़ी देर बाद खा लेना। अगर हम ये उसके क्यू को, बॉडी के इफेक्ट को हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, बाद में जाकर बच्चों को दूसरों के फीलिंग समझने में भी इजी होता है। कोई रो रहा है, कोई दुखी है, तो बच्चे समझते हैं कि हाँ ये दुखी है या ये खुश है। आजकल बच्चों को उस चीज का सेंस नहीं है, बच्चे मुंह की तरफ नहीं देखते हैं, टीनेजर्स भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कनेक्शन नहीं है, डीप कनेक्शन नहीं है उनको। क्योंकि उनको कोई रेस्पेक्ट, बचपन से उनको ठूसा गया था, पहनाया गया था, लिटाया गया था, सुलाया गया था, उठाया गया था, थप्पड़ मारा गया था, स्कूल भेजा गया था, सब कुछ उस उनके ऊपर हुआ गया था। अब उनको करने का मौका देना है। तो ये खाने को लेके है। उसके बाद खेल। बच्चों को पैदा होते फ्लैश कार्ड दिखाना, पढ़ाई करना, ABCD सीखना नहीं, उनको खेलने दो। बच्चों का जो पहला 0 से लेके 2 इयर्स तक का है, वो खुद रहकर खेलना मोटर स्किल्स है। बड़े बोन्स का और छोटे बोन्स की एक्टिविटी, वो खुद रेंगने दो, उठाने दो, टच करने दो, सब कुछ करने दो। 2 साल से लेके 4 साल तक क्या है, पैरेलल प्ले मतलब क्या है, वो शेयर नहीं करेंगे, वो साथ साथ खेलेंगे। और प्ले है, प्ले गेम और एक्टिविटी में डिफरेंस है। गेम क्या है, उद्देश्य के साथ जीतना हारना, एक स्ट्रक्चर्ड होता है। प्ले क्या है, घर घर खेलना, उसमें कोई जीतता हारता नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर खेलना, कोई जीतता हारता नहीं है। तो वो जो शुरुआत के जो कुछ साल हैं, वो इमेजिनेशन यूज करके वो खुद ही खेल बनाते रहते हैं, वो करने दो। उससे क्या होता है, उनको क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका सोच बढ़ता है। और छोटे बच्चों जो रेंगते हैं, जो क्लाइम करते हैं, उनका मोटर स्किल्स इतना बढ़ता है, और छोटी छोटी चीजें उठाते हैं, इसे कहते हैं पिंसर ग्रैब। जो बच्चे 9 महीने के होते तो ऐसे ऐसे चीजें उठाते हैं, तो उनको छोटी छोटी चीजें दो अपने ध्यान में रह के, कि वो मुंह में ना डाले, वो चीजें दो। तो उससे क्या होता है, ये क्या हो रहा है, पिंसर ग्रैब, पेन पकड़ने का। आजकल बच्चे ऐसे पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ मिटन में था, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद थोड़े उससे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे ही पकड़ते थे वो, समझ रहे हो? 9 महीने से पहले वो हर चीज को ऐसे पकड़ते हैं, 9 महीने के बाद वो छोटी चीजें पकड़ने जाते हैं, ऐसे 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 करके। तो चावल के दाने दो, थोड़ा सा मैश करके, और उनको एक एक उठा के खाने दो। क्रिएटिव माँ अगर बच्चे के साथ रहती है तो साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। माँ को प्रभु यीशु ने दिया हुआ है सारा ज्ञान। वो बच्चे को ऑब्जर्व करे, बच्चे को गले से लगाए, उसे सब समझ आ रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी अम्मची अपची ने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना हमें, हमारे दिमाग में सब कुछ रजिस्टर्ड है कि वो बच्चा खुद ही कर लेता है सब कुछ। और माँ बाप को बस साथ देना है, माँ बाप को इंटरफियर नहीं करना कि अच्छा मोबाइल देख के मैं खिलाऊंगी तब फिर इसको मोटा बनाऊंगी, तब हम बीच में आए ना। नहीं तो सब ठीक ही चल रहा था। और फिर लोग कहते हैं मुझे कि अच्छा तुम तो जॉब नहीं कर रही हो, तुम्हें बोलने के लिए आसान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पैदा हुआ बच्चे से लेके 2 साल तक आप अगर जॉब करने जाना है तो जा रहे हो, तो बच्चा कहाँ है? कमरे में बंद करके जा रहे हो, बांध के कहीं पे जा रहे हो? नहीं ना। आप एक अडल्ट को उसके पास बिठाओगे, तो वो अडल्ट क्या कर रहा है, समझ रहे हो? तो
बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, बिरयानी और साथ सब्जी। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस अडल्ट के लिए, मतलब अम्मचिमार मरुमोने कल्पिക്കണം मोളെ कल्पिക്കണം। ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो एजेंडा है, क्योंकि पुराना जमाना नहीं है जहाँ पे पूरी एक फैमिली थी। अब तो एक ही बंदा है ना उस बच्चे को देखने के लिए, लगे रहो उस बच्चे को देखने के लिए 2 साल तक। मोबाइल दिखाने की फिर जरूरत नहीं, ये दिखा के फिर हमें खिला के एजेंडा क्या है, बात दूसरा। एक बार खराब हो गया, फिर अडोलसेंट एज में आकर भी हमें चांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि चीज खराब हो चुकी है अब बच्चा ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अडोलसेंट एज है, फिर उसके बाद हम अगर जब जागे तब सवेरा, अगर हम പ്രഭു के സമ്മുഖം में ऐसा होता है ना कि നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെന്ന്, ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോലും ക്ഷമയുണ്ട്। अगर हम वापस आए, बच्चों के साथ मिले, बच्चों को थोड़ा, अडोलसेंट का एक अलग लेवल है। അവരിൽ ഒത്തിരി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്। ആൺപിള്ളേർ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും, അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും, അമ്മ വന്നിട്ട് बहुत गुस्सा करते हैं और फिर सॉरी मांग लेंगे, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस टाइम पे। लड़कियां कोई बिना बात के लिए बैठ के रोएंगी, और आप जाके पूछते हो इंदु बेटी, वो एक कोई मनगढ़ंत कहानी सुना देगी कि हाँ ये इस बात के लिए है। या वो मीठा खाने के लिए उनको, लड़का एक एक टब भर के बिरयानी खा लेगा और फिर 1 घंटे के बाद पूछेगा कि मम्मा भूख लगी है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है। लड़की स्वीट ज्यादा खाएगी। इसके लिए बहुत इफेक्टिव है कि लड़का 30, मतलब 350 या 400 मिनट एक हफ्ते में उसका फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी गेम में, क्योंकि अडोलसेंट एज आते ही उनका प्ले जो है वो विनिंग लूसिंग गेम में लगा दो उनको। किसी गेम के लिए भेजो उनको, बिजी रखो थोड़ा, घर के काम में लगाओ। सुबह उठ के बेड बनवाना, झाड़ू लगवाना, पूरा काम करवाओ। थक हार के, इतना थक हार जाए कि 9 बजे वो चुपचाप जाके लेटे ना, गिर जाए बेड पे सो जाने के लिए। खेलने के लिए भेज दो। पुराने जमाने में क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, 2-3 घंटे बाद आते थे, वो अच्छा था। ब्रेन डेवलपमेंट हो रही थी, मेच्योरिटी आ रही थी, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था। अब हम तबाह कर रहे हैं बच्चों को। अब किसी काम के नहीं रह जाते, लिखना नहीं आ सकता क्योंकि ये स्क्रॉल कर रहे थे बचपन में। पेंसिल पिടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, दर्द होता है, फिर उनके हाथ पे मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 साल उन्होंने स्क्रॉल किया है। जबकि 4 साल गुल्ली डंडा खेलना था, कंचे खेलना था, रॉप को पकड़ के क्लाइम करना था, लेकिन हुआ क्या, हमने स्क्रॉल किया। तो अगर आपको फर्स्ट चाहिए, पढ़ाई करवाना है, लिखाना है, पढ़ाना है, तो यहाँ पे मेहनत लगाना पड़ेगा। फिर उनके उसके बाद वो बच्चा स्कूल में जाके बैठेगा और बात सुनेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, और अपने लाइफ में आगे आगे प्रभु चाहे तो जहां पे भी उनको लेके जाना है, प्रभु के राज्य में वो उपयोग होगा। और जब बच्चे को पता चलेगा कि मेरे माँ बाप प्रभु के राज्य के लिए ये सारी मेहनत मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो उनको प्रभु के राज्य के लिए खुशी होगी, और वो हैप्पी होंगे, और उन्हें प्यार हो जाएगा प्रभु के राज्य के साथ। अरे बाइबल से सीख के, अरे बाइबल से देखकर, अरे प्रभु के राज्य के लिए मम्मा ये करा रही है, ये नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे अलग बना रही है। मैं मुझे लगता है कि मुझे अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने में ही बहुत बड़ा है, और हर टॉपिक को बोलने के लिए बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन पर्सन होती हूँ। हम जब यूपी और कई जगहों पे जाते हैं, दिल्ली हो या केरला जाते हो, हम इन पर्सन ये सारा सेशन करते हैं, जिसमें आप सबको भी एक्टिविटी कराने का, आप सबको भी कुछ कराने का मौका मिलता है। अब और टिप्स होते हैं कि रीडिंग राइटिंग किस तरीके से उनमें एनहांस करना है, हम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है आप लोग इतना बैठे, मुझे सुना, और मैंने बहुत सोचा था, बट ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। मुझे भी जितना मैंने बोला, प्रभु के ने मुझे क्षमता दी, और
ये अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के पेशेंस का धन्यवाद करती हूँ कि इतना बैठे और आप लोग सुने। मुझे लगता है कुछ उपयोग में आएगा। और और अगर कुछ भी एक चीज उपयोग में आएगा तो कोशिश कीजिए मोबाइल ना दीजिए बच्चों को, एटलीस्ट 2 साल तक। डेबो को अभी तक मोबाइल नहीं दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत ही अच्छा इफेक्ट, डेबो ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसी चीजें, हम लोगों के जनरेशन में कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के अपने बच्चे को एक ही या दो सही ओ, आ- शुरू के 2-3 साल उनके साथ लगा रहने के लिए, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं, मेरे दोनों इन लॉस भी और मम्मी पापा भी बिल्कुल सुनते हैं मेरी बात, और वो मेरा साथ देते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारा ईगो, हमारा जो रिबेलियन है, वो सब एक जगह रखकर अपने बच्चों को भी थोड़ा सुन लीजिए। अगर शुगर नहीं देना, या फिर वो कहते हैं कि ये नहीं देना, सॉल्ट नहीं देना 2 साल तक, आज 30-35 ईयर्स में डायबिटीज और प्रेशर बहुत हाई है, क्योंकि हमारा पेट शुगर और सॉल्ट लेने के लिए नहीं बना हुआ। ये सब पुराने पुराने जमाने में नहीं था, बहुत बहुत पुराने जमाने में। जब भी ये शुरू हुआ उसके कई जनरेशन के बाद क्या हो रहा है, हमारे डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, 60 साल के अगर किसी आंटी अंकल को है, उनके बच्चे को 30 साल में आ जाता है। और 30 साल में अगर किसी को आ रहा है, उनके बच्चे को 10 या 12 साल में दिख रहा है। तो ये जेनेटिकली पास ऑन भी हो रहा है, ये जो चीजें अंदर हमारी जा रही है। तो ये एक जनरेशन अगर आपसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अब हम कुछ चीजों को ब्रेक कर लेते हैं, अब एक नया तरीका निकालते हैं, तो आप लोग उनको सुनिए, उनका साथ दीजिए। मैं इस और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, प्रभु के नाम से धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद सिजी के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। 1 घंटे से ज्यादा समझ रही है, 1 घंटे से ज्यादा हमसे बात करने के लिए परमेश्वर